साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सुपर कंप्यूटर। और कंप्यूटर की क्लास में आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो वैसे हमने क्या किया, देखिएगा कंप्यूटर का जब क्लासिफिकेशन किया तो उसमें 2 आधारों पर किया। तो एक वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पर 3 प्रकार से कंप्यूटर बांटे गए, जिसमें आप देखेंगे एनालॉग, दूसरे नंबर पे डिजिटल और तीसरे नंबर पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो इस तरीके से 3 प्रकार से कंप्यूटर बांटे गए थे, बट इट वाज बेस्ड ऑन वर्किंग टेक्नोलॉजीज। उसका बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन था वो उनके साइज को लेकर के और उनके वर्क को लेकर के, साइज और वर्क के आधार पर दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया था। और इट हैज मैनी टाइप्स, जिसमें आप लोग देखेंगे कि पहला पहला क्या, बहुत सारे हैं। मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, पाम टॉप, और इस प्रकार से और भी कंप्यूटर्स थे। और सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ आपको, ये सुपर कंप्यूटर। तो इस तरीके से काफी सारे प्रकार थे इसके। और इसमें हम सारे जिसमें मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, ये सब कुछ पढ़ चुके थे। और आज हमारा जो चैप्टर में है वो है 7वें नंबर का सुपर कंप्यूटर। तो चलिएगा सुपर कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर में क्या। तो सुपर कंप्यूटर आपको पता होगा कि एक ऐसा कंप्यूटर जो बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकता है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है, जैसे हाई स्पीड प्रोसेसिंग पावर। एक तो बहुत सारी स्पीड होती है या बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर होती है, यानी कि कई सारे डेटा को ये एक साथ प्रोसेस कर सकता है। और दूसरा है स्टोरेज पावर, ये भी बहुत सारी होती है, यानी कि बहुत बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर भी कर सकता है। तो दोनों ही बातें, पावर भी होती है। बस बात ये कि और इसको करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसिंग को करने के लिए इसमें लगे होते हैं थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। मतलब हजारों की संख्या में माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, और वो भी विद हाई कैपेसिटी। उन माइक्रो प्रोसेसर की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आप देख सकते हैं कि हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं विद हाई कैपेसिटी, और वो हाई प्रोसेसिंग पावर इसी वजह से कंटेन करता है। मल्टी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, और हजारों माइक्रो प्रोसेसर होने की वजह से ये मल्टी प्रोसेसिंग कर सकता है, मतलब एक साथ कई सारी प्रोसेसिंग कर सकता है। अब ये सवाल उठता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग एक्चुअल में क्या होती है, एक ही वर्क को जब हम कई हिस्सों में बांट लेते हैं, पीसेस, एक ही वर्क को हम पीसेस में बांट लेते हैं और उनकी एक साथ अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेसिंग कराई जाती है, तो ये कहलाती है पैरेलल प्रोसेसिंग। दोबारा से बताता हूँ, एक ही काम के कई हिस्से बांट करके उसको अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर से प्रोसेसिंग कराना, ये होता है पैरेलल प्रोसेसिंग। उसके बाद है मल्टी यूजर कंप्यूटर। जब प्रोसेसर कई सारे लगे होते हैं तो इट इज यूज्ड बाय मैनी यूजर्स। तो बहुत सारे यूजर्स इसको एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात तो कॉमन है, जो आप किसी भी किताब में या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। प्रोसेसिंग स्पीड कैलकुलेशन, जो प्रोसेसिंग स्पीड कैलकुलेट की जाती है सुपर कंप्यूटर की, वो ली जाती है फ्लॉप्स में, FLOPS। अब ये फ्लॉप्स क्या होते हैं, इसको समझना है, तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और इसे हमने सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से सेट किया है। तो फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, इस तरीके से इसकी स्पीड नापी जाती है। और जो वर्तमान सुपर कंप्यूटर है, जो अभी वर्क कर रहे हैं, उनकी स्पीड किस में है, पेटा फ्लॉप्स में। तो आपको ये बताना है कि 1 पेटा फ्लॉप्स इज इक्वल कितने फ्लॉप्स। ठीक है, जैसे भारत का भी सुपर कंप्यूटर्स हैं, वो टेरा फ्लॉप्स में है।
तो आपको साथ ही ये भी बता देना है कि 1 टेराफ्लॉप्स इक्वल्स हाउ मेनी फ्लॉप्स। तो इस तरीके से आप देखेंगे। तो जो भी विश्व के सबसे सुपर कंप्यूटर्स हैं, जो सबसे शक्तिशाली हैं, वो पेटाफ्लॉप्स में अपनी कैलकुलेशन करते हैं। भारत में अभी टेराफ्लॉप्स पे है, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कम ही है। अब समस्या ये आती है कि इसमें हम लोग थोड़ी सी बातों को समझें। तो व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट, ये थोड़ा सा स्पेशल है। और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन क्या होता है, पहले फ्लोटिंग पॉइंट अगर हम समझ सकते हैं तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस भी हम समझ जाएंगे। तो व्हाट इज फ्लोटिंग पॉइंट? तो दीज आर द नंबर्स दैट कंटेन फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट। ऐसी संख्याएं जो फ्लोटिंग डेसिमल रखते हैं, डेसिमल मतलब पॉइंट। तो आप देख सकते हैं दिस वन इज, दिस वन इज और दिस वन इज। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी क्या है, फ्लोटिंग डेसिमल है। फ्लोटिंग का मतलब होता है फ्लोट करती हुई, तैरती हुई, मतलब जो फिक्स ना हो, फ्लोटिंग डेसिमल। तो इनको आगे पीछे जहां भी किया जा सकता है। तो फ्लोटिंग डेसिमल और इनसे जुड़ी हुई, या इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल मतलब जैसे भिन्न के रूप में 1/2 करके, जैसे 5.5 को आप ये 55/10 करके इस तरीके से कैलकुलेट कर लें। तो फ्रैक्शनल या फ्लोटिंग डेसिमल वाली जो कैलकुलेशन होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। ठीक है। तो इस प्रकार कंप्यूटर इन सारी गणनाओं को भी कर सकता है। वैसे तो जो नॉर्मल कंप्यूटर हैं वो इंटीजर्स की कैलकुलेशन करते हैं, बाकी जो सुपर कंप्यूटर है इन सबको मिला करके काम कर लेता है। एक चीज और मुझे यहाँ पे बतानी है आप लोगों को, उसको भी ध्यान रखें। वो ये है कि पहले क्या होता था, जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन नहीं होते थे, मतलब ये कैलकुलेशन करने की क्षमता नहीं होती थी। तो इसके लिए अलग से फ्लोटिंग इसको मतलब कंप्लीट करने के लिए क्या करते थे, कुछ और सिस्टम यूज करते थे। जो इसका क्या बोलते हैं सीपीयू होता है, उस सीपीयू में ये चीजें नहीं होती थी, बल्कि इसके लिए आप यूज करते थे एफपीयू। एफपीयू फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, FLOATI, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। तो जैसे कंट्रोल यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसी के साथ एक होती थी फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, और ये कैलकुलेशन करता था फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। लेकिन बाद में एफपीयू को सीधे ही कहाँ शामिल कर दिया गया, सीपीयू में, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर में इसको ऐड कर दिया गया। तो अब सुपर कंप्यूटर्स या जो कंप्यूटर्स हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट, numbers that do not have floating decimal points या places are called integers। तो जो integers होते हैं, नंबर होते हैं, वो विदाउट फ्लोटिंग डेसिमल्स होते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। चलिएगा इतनी बात हम समझ गए। अब उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे देखने हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यही। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय, तो ये कंपनी है CRC, क्रे रिसर्च कंपनी। और ये अमेरिका बेस्ड, ये वॉशिंगटन बेस्ड एक कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 1972, 1972 में। और इसकी स्थापना करने वाले थे सैमुअल क्रे, सैमुअल क्रे, ये डेवलपर थे इसके। तो इसी वजह से ये कंप्यूटर थी CRC, क्रे, क्योंकि क्रे ही ने ही इसको डेवलप किया था। तो ये कंपनी थी, और इसी ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया कब, 1976, 1976 में, और उसका नाम था क्रे 1। तो ये भी आप देख सकते हैं। हालांकि प्रयास, जो एफर्ट्स किए गए थे इससे पहले भी किए गए थे, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर्स। और दैट्स वाई जो लेटेस्ट आया 1976 में वो बना क्रे 1, और ये बन गया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, आप समझ सकते हैं। और जैसी जनरेशन वर्ल्ड लेवल पे चली, वैसे ही एक सीरीज चली इंडिया में। भारत ने भी कंप्यूटर क्षेत्र में काम करने की बहुत सारी कोशिशें की, और उसके साथ ही आप देखेंगे कि भारत ने भी अल्टीमेटली या फाइनली सॉरी, तो एक कंप्यूटर बना दिया जिसे आप लोग ये देख सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर कहते हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, तो भारत में जो पहला सुपर कंप्यूटर बना उसका नाम क्या था, परम, जबकि सामान्य कंप्यूटर दूसरा था, और इसको डेवलप किया CDAC ने।
सीडैक इज ए संस्था, मतलब इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन, जो भी कहना चाहें। और इसने कब डेवलप किया? 1991 में। तो आपको ध्यान रखना कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में, जबकि वर्ल्ड पे 1976 1976 और इंडिया में 1991। तो आप खुद देख सकते हैं कि कई सारा समय लग गया सुपर कंप्यूटर को जनरेट करने में इंडिया में। और उस समय सीडैक, जब ये परम 18 बनाया 8000 बनाया गया, तो उस समय सीडैक के जो डायरेक्टर थे वो थे डॉक्टर विजय भास्कर। और इन्हीं के निर्देशन में, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर विजय भास्कर, परम 8000 वाज मेड और यह डेवलप्ड, इसको तैयार किया गया। और उसके बाद तो बहुत सारे परिवर्तन होते चले गए और भारत ने भी अब काफी उच्च क्षमता वाले या हाई प्रोसेसिंग कैपेसिटी वाले सुपर कंप्यूटर डेवलप कर लिए हैं। सीडैक के बारे में थोड़ी सी बातें देख लें। फुल फॉर्म कई बार सीधे सीधे पूछ ली जाती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। और उसके कुछ समय बाद ही आप देख सकते हैं 1991 और 1988 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। और हेडक्वार्टर क्या है? पुणे यूनिवर्सिटी कैंपस। तो पुणे की जो यूनिवर्सिटी है उसी के कैंपस में इसका हेडक्वार्टर है। और ये अंडर वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप ये भी साथ में कमेंट में बॉक्स में लिख करके बताएं कि वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है। उसके बाद आप देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। उसके बाद चली सीरीज। जैसे नॉर्मली सीरीज चलती हैं कंप्यूटर्स बनाने की, तो ऐसे ही सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए सीरीज डेवलप की गई। तो भारत में दो सीरीज इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखनी है। एक अनुपम सीरीज और एक पेज सीरीज। तो ANUPAM अनुपम और पेस PACE पेस। तो ये दो सीरीज ही चलाई गई। तो अनुपम सीरीज चलाई बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये है बार्क, हिंदी में इसे इस तरीके से भी लिख देते हैं बार्क। और पेज सीरीज चलाई DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से आप लोग तीन संस्थाओं को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सीडैक, उसके साथ साथ बार्क और उसके साथ ही साथ DRDO। तो साथियों करने के लिए तो बहुत सारा काम हो जाता है। जब हम चीजें पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। अब जैसे इसके साथ सीडैक निकल गई, वार्क निकल गई, DRDO। तो अब हमारी ड्यूटी ये भी है कि हम लोग सीडैक को भी अच्छे से स्टडी करें, बार्क को भी स्टडी अच्छे से करें और DRDO को भी स्टडी अच्छे से करें। लेकिन कुछ काम आप लोगों को भी करना होगा। तो आप क्या करिएगा कि आज ही अभी वीडियो देखने के बाद आप इन सारी संस्थाओं को एक जगह लिख लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि जब फाइनल टाइम आए या अंतिम समय आए तो आप लोग अपने इस नोट्स के माध्यम से उसको तैयार कर सकें। और पढ़ कहीं से भी लीजिएगा, कोई सी भी बुक आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस उसके बाद एक लास्ट हमारी सीरीज और साथ में ऐड कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। तो चलिएगा, आज की हमारी सीरीज में ये जो चीज़ें थी वो पूरी हो गई। तो दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर हमने डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर पढ़ा। तो अब जो भी चीज़ें हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी और अच्छी खासी होंगी। तो आप लोग उन वीडियोस को बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।